नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और बहुत ही अहम स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट इज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। एक ऐसी बॉडी जो कि स्टेट लेवल पे हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार हमें दिलाने में हमारी मदद करती है। आज हम जानेंगे कि इस बॉडी का गठन किस कानून के तहत किया जाता है। साथ ही में जानेंगे कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस क्या क्या रहती हैं। साथ ही में हम जानेंगे कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के फंक्शंस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज क्या क्या हैं। 2019 में आरटीआई एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई, जिस एक्ट के तहत या जिस अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कुछ बदलाव भी लाए गए। आज हम उन अमेंडमेंट्स को देखेंगे, उन बदलाव को भी जानेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि काफी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन से और बात करते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसका गठन एक कानून के द्वारा किया जाता है। संविधान में उसका कोई जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता है। सो इसी लाइंस पे अगर हम बात करें तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन भी आरटीआई एक्ट 2005 यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत ही किया जाता है। ये वही कानून है जिसके तहत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन भी किया गया था, जिसकी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। बात करते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से जुड़े हुए कुछ और मुद्दों पे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब ये है कि सरकार की दखल अंदाजी इसमें नहीं हो सकती है। और ये काम क्या करती है, देखिए, हम सब जानते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए ये मैंडेटरी है कि उन्हें अपने डिपार्टमेंट में पीआईओ यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना होता है। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में आने वाली सारी जानकारी हमें देंगे हमारे उनसे पूछे जाने पे। अगर कोई पीआईओ यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हमें जानकारी देने से मना करता है या फिर अधूरी जानकारी देता है या फिर जानकारी देने के लिए एक्स्ट्रा फी चार्ज करता है, इन सभी मामलों में हम हमारी कंप्लेन जो है उनके सुपीरियर तक पहुंचा सकते हैं। अगर वहां पे भी हमें मदद नहीं मिलती है तो हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तक अपनी शिकायत ले जा सकते हैं, जो कि हमारी आरटीआई एक्ट के तहत सभी कंप्लेंट्स का निवारण करता है। मैं आपको बता दूं कि ज्यूरिसडिक्शन में कैसे डिफरेंस आ जाता है। जहां पर एक तरफ हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात की थी, वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी से जुड़े हुए मुद्दों से डील करता है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सभी स्टेट के डिपार्टमेंट से डील करता है। अब बात करते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की कॉम्पोजिशन की। देखिए, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरमैन एंड अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। सो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं जो कि चेयरमैन होते हैं, एंड दूसरा मैंने आपको बताया कि 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। सो डिपेंड करता है, स्टेट को ये डिस्क्रिप्शन दी गई है कि अप टू 10 में वो कितने अपॉइंट करते हैं। बात करते हैं कि इन्हें अपॉइंट कौन करता है, तो हर स्टेट के गवर्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं। गवर्नर अपनी मर्जी से इन्हें अपॉइंट नहीं करते हैं। गवर्नर को एक कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से चलना होता है, जो कि इन नामों को गवर्नर को सजेस्ट करती है। कमेटी में कौन कौन होता है, सो कमेटी में चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर विच इज नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ये 3 लोगों की एक कमेटी होती है जो कि कुछ नामों को सजेस्ट करते हैं गवर्नर को टू बी अपॉइंटेड एज स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। उन नामों के ऊपर गवर्नर अपनी मोहर लगाते हैं। कहते हैं जी, अब ये लोग होने क्या चाहिए, इन लोगों की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो वो भी यहां पर इस एक्ट में हमें बताया गया है कि एक व्यक्ति को अगर आप स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाना चाहते हैं या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जरूरी है दैट दे शुड बी द पर्संस ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंस, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। सो इन फील्ड से वो लोग आने चाहिए, तब जाकर उनको एक क्वालिफिकेशन मिलती है। यहां पर कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी बताई गई हैं, यानी कि कुछ इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बताए गए हैं, और अगर इनमें से कोई भी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लागू होता है तो वो व्यक्ति स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का हिस्सा नहीं बन सकता है। क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं? सबसे पहले तो कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसे अपॉइंट नहीं किया जा सकता। एमएलए को स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। साथ ही में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड है या फिर कोई ऐसा बिजनेस या फिर प्रोफेशन को परस्यू कर रहा है जहां से वो पैसा कमा रहा है, तो उसे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। टेन्योर की बात करते हैं। देखिए, ओरिजिनली टेन्योर वाज फिक्स्ड एट 5 इयर्स फॉर इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, बट 2019 की जो अमेंडमेंट आई उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें कुछ बदलाव लाए गए हैं। सो एक बदलाव टेन्योर में भी लाया गया है।
अब जो टेन्योर है, टेन्योर को यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन का हिस्सा बना दिया गया है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जो मेंबर्स हैं या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनकी टेन्योर क्या होगी in terms of years, but yes, maximum upper age limit is fixed, which is 65 years. So let's say अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है 3 years की टेन्योर होगी, so 3 years और 65 years of age, whichever is at the earliest, उस टाइम तक आप जो है मेंबर बने रह सकते हैं। दूसरी बात ये कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। सो एक व्यक्ति जो कि या तो CIC बन चुका है स्टेट में या फिर IC बन चुका है स्टेट में, वो री एलिजिबल नहीं है फॉर री अपॉइंटमेंट in any case of any government jobs in anywhere in the country। अब कहते हैं जी गवर्नर कैन रिमूव ऑल्सो द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को गवर्नर रिमूव कर सकते हैं। कौन से ग्राउंड्स पे? पहला तो अगेन ग्राउंड सेम ही रहते हैं, या तो इफ यू और शी इज एडजस्ड इंसॉल्वेंट, यानी कि अगर उस व्यक्ति को एडजस्ट इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, दिवालिया डिक्लेयर कर दिया गया हो, घोषित कर दिया होगा बैंक के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, सॉरी। दूसरा क्या है, इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस which in the opinion of the governor involves moral turpitude। सो कोई ऐसे ऑफेंस में आपको कन्विक्ट कर दिया गया जो कि गवर्नर की नजरों में आपके मॉरल टर्पिट्यूड को लीड करता है, यानी कि आपका जो मॉरल कैरेक्टर है उस पर सवाल खड़े करता है। तीसरा क्या है, इफ ही एंगेजेस इन द टर्म्स ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, यानी कि आप इस कमीशन का मेंबर रहते हुए कहीं और से भी पैसा कमा रहे हैं, किसी और जगह पर अपनी सेवाएं देकर, यू आर एलिजिबल फॉर रिमूवल। या फिर क्या है, बॉडी एंड माइंड की इनफॉर्मिटी, अगर गवर्नर को लगता है दैट यू आर अनफिट टू कंटिन्यू ड्यू टू बॉडी और माइंड इनफॉर्मिटी, तब भी आपको रिमूव किया जा सकता है। या फिर अगर किसी मेंबर ने कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स को यहां पर परस्यू कर लिया है विच इज लाइकली टू अफेक्ट हिज जजमेंट एज अ मेंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, तो उस मेंबर को भी यहां पर रिमूव किया जा सकता है। ये कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ और ग्राउंड्स हैं जो कि बनते हैं ग्राउंड फॉर रिमूवल, जिसमें मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आ जाता है। अगर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का ग्राउंड गवर्नर यूज करना चाहते हैं टू रिमूव एनी ऑफ द मेंबर्स, तो ऐसे केस में गवर्नर को सबसे पहले एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बड़ा सिंपल है कि गवर्नर को ऐसे मेंबर के केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रेफर करना होगा, जहां पर ग्राउंड जो है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का बनता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मेंबर के केस में इंक्वायरी होल्ड करेंगे। इंक्वायरी के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगता है कि वाकई में ग्राउंड प्रूव होता है, तो वो गवर्नर को आगे जाने के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। अगर ग्राउंड प्रूव नहीं होता है तो गवर्नर उन्हें रिमूव नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं बाकी टर्म्स एंड सैलरीज की। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए इनकी जो टर्म्स एंड सैलरीज हैं वो सब वो होंगी जो कि प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको 2019 की अमेंडमेंट का जिक्र करूंगा, तो थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊंगा इसके बारे में। वो यहां पर आपको वो पता चल जाएगा कि उसमें क्या चेंज लाया गया था। बट एज ऑफ नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनकी सैलरीज को प्रिस्क्राइब करती हैं, अलाउंस कितनी होंगी, सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है 2019 की अमेंडमेंट के बाद से। इससे पहले फिक्स थी, इससे पहले इनकी सैलरी को पैक किया गया था अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, लेकिन अब वो जो है बदलाव उसमें ला दिया गया है। बात करते हैं कि इनकी सैलरीज जो है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है, वो इनके डिसएडवांटेज में चेंज नहीं की जा सकती वंस दे आर अपॉइंटेड इन द गिवन पोजीशन। पावर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई देखिए, इनके पास बेसिकली मुद्दा आता कहां से है, जब कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन किसी व्यक्ति को डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, जो कि एक वैलिड इंफॉर्मेशन है, RTI एक्ट के आधार पर वो इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए थी, ऐसी इंफॉर्मेशन को देने से मना कर देता है। सो मामला इनके पास अपील की फॉर्म में पहुंचता है। अब इनके पास करने के लिए काम क्या है? देखिए यहां पर मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स फ्रॉम एनी पर्सन। सो बेसिकली इनके पास कंप्लेन आती है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ये आकर कहता है कि भाई वो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं किसी डिपार्टमेंट से। क्यों? क्योंकि उस डिपार्टमेंट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही अपॉइंटेड नहीं है। तो ऐसे मामले में कंप्लेन यहां पे आ सकती है, या फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने जो इंफॉर्मेशन है वो देने से रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया हो, या फिर कहते हैं जी हु हैज रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड रिस्पॉन्स इन दी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। सो PIOs को भी एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में रिस्पॉन्स देना होता है। अगर PIO उसमें फेल हो जाता है तो ये कंप्लेन यहां तक पहुंच सकती है। तीसरा क्या है, दैट कोई फी जो चार्ज की जा रही है, आपको लगता है कि वो फी जो है अनरीजनेबली हाई फी है,
तो भी आप कंप्लेन लेके जा सकते हो। Who thinks information given is incomplete, misleading और false? तो अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है आरटीआई एक्ट के तहत वो मिसलीडिंग है, फॉल्स है, तो भी आप यहां पे जा सकते हो, और उससे जुड़ा हुआ कोई और भी मैटर होगा तो आप यहां पर जा सकते हो। नाउ होगा क्या, कहते हैं जी कमीशन इन सभी कंप्लेंट्स में इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स। सो मोटो पावर है कमीशन की कि कमीशन के पास अगर कंप्लेन आ गई तो कमीशन इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है। अब इंक्वायरी के टाइम पे कमीशन के पास सारी पावर्स वो आ जाती हैं जो कि एक सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं। एंड सिविल कोर्ट्स की कौन सी पावर्स कमीशन अपने अंदर एक्वायर कर लेता है वो यहां पर लिखा हुआ है, जैसे कि किसी व्यक्ति को समन करना, किसी व्यक्ति की अटेंडेंस को एनफोर्स करना, एंड उससे ओरल या रिटन डॉक्यूमेंट्स, रिटन एविडेंस लेना, ऑन ओथ एविडेंस लेना। दूसरा क्या है, डिस्कवरी या फिर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कमीशन एनफोर्स कर सकता है। तीसरा है रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट पे आपसे एविडेंस लिया जा सकता है। चौथा क्या है, रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम कोर्ट और ऑफिस, तो कोर्ट या फिर ऑफिस से भी, किसी सरकारी दफ्तर से भी कोई पब्लिक रिकॉर्ड को मंगवाया जा सकता है। समन इशू किए जा सकते हैं विटनेसेस को या फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए। एंड कहता जी एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, सो ये सारी की सारी सिविल कोर्ट की पावर्स आ जाती हैं किसके पास, कमीशन के पास, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। कहते हैं जी अब ड्यूरिंग इंक्वायरी कमीशन में एग्जामिन एनी रिकॉर्ड विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। सो यहां पर वो सारी चीज हमने वैसे डिस्कस कर ली, लेकिन कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर कोई भी रिकॉर्ड है वो कमीशन के पास ये पावर है कि वो उसे एग्जामिन कर सकते हैं एंड वो कमीशन से इंफॉर्मेशन छुपाई नहीं जा सकती। अब कहता है जी कि द कमीशन हैज द पावर टू सिक्योर कंप्लायंस। अब देखिए कमीशन ने इंक्वायरी के बाद कोई डिसीजन दिया, डिसीजन देने के बाद कमीशन के पास यह भी पावर है कि वो पब्लिक अथॉरिटी जिसके ऊपर कोई डिसीजन लाया गया है, जिसको कोई आदेश दिया गया है, वो उस डिसीजन को फॉलो करे। इस चीज को इंश्योर कर सकता है कमीशन। किस तरह के डिसीजंस दे सकता है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। सो कमीशन एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जिसके खिलाफ कंप्लेन आई थी उसको ये कह सकता है कि भाई आप ये इंफॉर्मेशन को इस पर्टिकुलर फॉर्म में इस व्यक्ति को दें। साथ ही में क्या है, डायरेक्टिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू अपॉइंट पीआईओ व्हेनेवर देयर इज नो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तीसरा क्या है, पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन और कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। चौथा है मेकिंग नेसेसरी टू चेंजेस। अगेन मान लीजिए कोई ऐसा प्रोसेस है या मैनेजमेंट का तरीका है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स का तरीका है जो कि कमीशन को लगता है सही नहीं है, तो कमीशन वहां पर उस तरीके में बदलाव लाने के आदेश भी दे सकता है। एनहेंसिंग ट्रेनिंग प्रोविजंस फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन। ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है कि वो सही तरीके से लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्ट के तहत कानून में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसी तरह से ये सारी की सारी आप देखिए यहां पर इनके पास पावर्स दी गई हैं, इंक्लूडिंग इम्पोजिंग पेनल्टीज अंडर दिस एक्ट। एंड साथ ही में कमीशन को अगर लगता है कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाना चाहिए तो कमीशन उसे रिजेक्ट भी कर देता है। बात करते हैं कमीशन के कुछ और फंक्शंस की। देखिए कमीशन को एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। कैसे सबमिट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट की जाती है ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। सो बताते हैं उसमें कि हमने क्या क्या काम किया। इस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश करना होता है। अब कहते हैं जी व्हेन अ पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट कंफर्म टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट the commission may recommend the authority the steps which are ought to be taken, right? So commission किसी भी अथॉरिटी को कुछ भी आदेश देता है तो वो मानना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं आरटीआई अमेंडमेंट 2019 की। जैसे मैंने आपको बताया कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें यहां पे डिस्कस करने होंगे। सबसे पहले तो टेन्योर का पॉइंट, दूसरा सैलरीज का पॉइंट। ये जो टेन्योर है, जैसे हमने कल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात की थी, उसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आ जाते हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन कमिश्नर आ जाते हैं। इनकी टेन्योर पहले 5 वर्ष के लिए फिक्स थी, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर दे दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि इनकी कितनी टेन्योर होगी, वही टेन्योर इनको दी जाएगी। इट प्रोवाइडेड दैट द सैलरी अलाउंस एंड अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमीशन शैल बी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इनकी सैलरी अलाउंस एंड सर्विस कंडीशंस को भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। ये हमने बात की CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कि सेंट्रल लेवल पे होते हैं, या फिर IC की हमने जो सेंट्रल लेवल पे यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में होते हैं, राइट। अब ये 2019 की अमेंडमेंट में कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी सैलरीज को प्रिस्क्राइब करेगी। 2019 से पहले क्या होता था, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरी थी, ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर हुआ करती थी। एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरीज वगैरह थी वो इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर हुआ करती थी, जो कि अब बदलकर
चेंज हो चुका है। बात करते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की। देखिए, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के केस में भी कुछ ऐसा ही बदलाव लाया गया, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दे दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि इन मेंबर्स की, चाहे वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सेंट्रल स्टेट लेवल पे या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, इनकी टर्म कितनी होगी, जो कि पहले फिक्स थी 5 वर्षों पे, अब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सिमिलरली सैलरीज, अलाउंसेस एंड अदर सर्विसेज को अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करेगी, जबकि पहले इट वाज पैक्ड। कैसे थी? तो पहले यह कहा गया था कि स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरी, सर्विस अलाउंस एटसेट्रा होंगी वो एक इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होंगी। वहीं पे अगर हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की बात करें, इनकी सैलरीज वगैरह जो है वो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के बराबर होंगी, जो कि अब बदला जा चुका है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। सो ये 2019 के अमेंडमेंट में बदलाव लाए गए। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। हमने बात की स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी तरफ से काफी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।